और देशहित की शुरुआत इस वक्त और कल आप समझिए पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर से। कल 28 साल बाद बाबरी विध्वंस केस का फाइनल फैसला आने जा रहा है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 28 साल बाद यह फैसला आने जा रहा है। बाबरी विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और राम विलास वेदांती समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सीबीआई की कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट 10:30 बजे से 12 बजे के बीच यह फैसला सुनाया जाएगा। मतलब अब से अगर आप देखें तो तकरीबन 15 घंटे बाद बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बाद फैसला। लखनऊ की विशेष अदालत सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच यह फैसला सुनाएगी। कल का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि विवादित ढांचे के विध्वंस ने अयोध्या विवाद को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यही टर्निंग पॉइंट था। इसको केस को बढ़ा चढ़ा करके काम किया है, चलाने का काम किया है, तो कांग्रेस की ये सारी देन है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का पूरी तरह से पर्दाफाश होने वाला है। जैसे आपने कहा कि ढांचा विवादित था, विवादित नहीं था, वो कोई विवाद नहीं। वो राम मंदिर है था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, अब वो गिर गया। अब उसके लिए लड़ाई क्यों लड़ना। हम इस वक्त लखनऊ में अयोध्या प्रकरण की विशेष अदालत के बाहर मौजूद हैं। 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाएगी और यह फैसला काफी अहम होगा क्योंकि इसमें कुल 49 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 32 लोग आज भी जीवित हैं, जिन्हें उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। और काफी बड़े नाम हैं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, लल्लू सिंह, इसके अलावा कई और नाम हैं जो यहाँ पर मौजूद रहने के निर्देश जिन्हें दिए गए। और देखिए सबसे बड़ी खबर है, 28 साल बाद फैसला आने जा रहा है और इस खबर के विश्वसनीयता के तमाम पैमानों की अगर बात करें तो देखिए रिपोर्टर्स विशाल पांडे, जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। खबर की पुष्टि हम लोग कर सकते हैं कि कल ये सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। गवाह और एक्सपर्ट से लगातार हमने बात की और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी ये खबर 100% सही है। हमारे साथ विशाल पांडे लगातार मौजूद है। विशाल, कौन कौन कोर्ट में मौजूद रहेगा वो नाम एक बार आप बता दीजिए। देखिए अमन, हमने जो तमाम लोगों से बातचीत की उसमें से विनय कटियार, बृजभूषण सिंह, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जब हमने इनके वकीलों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अधिकतर लोग इसमें मौजूद रहेंगे, सिर्फ 4-5 नामों को छोड़कर, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे ये कुछ नाम हैं। कल्याण सिंह क्योंकि वो भी स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या में अपने आश्रम में हैं और वो भी अभी कोविड से निकल कर सामने आए हैं। और तो ऐसी स्थिति में बाकी जो और लोग हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे इन सभी को पहुंचने के लिए कहा गया है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 11 बजे के आसपास जज की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि देखिए ये सत्र, ये जो सेशन कोर्ट है उसकी तरफ से फैसला आएगा। इसमें आगे भी विकल्प खुले रहेंगे। हाईकोर्ट जाने की जो स्थितियां रहेंगी वो आगे बनी रहेंगी। इस फैसले को आगे चैलेंज भी किया जा सकता है। इसे आप एक तरह से अंतिम फैसला नहीं मान सकते हैं क्योंकि अगर किसी पक्ष को यह फैसला मंजूर नहीं होता है या किसी को लगता है कि इसमें कोई खामी है तो उसे आगे वो चैलेंज कर सकता है। लेकिन 28 साल बाद, क्योंकि इसमें एक लिबरल आयोग का भी गठन किया गया था, उस आयोग के कार्यकाल को कई बार बढ़ाया गया था, उसकी रिपोर्ट आई थी और लगातार एक ये लंबी प्रक्रिया कानूनी तौर पर ये चली है। और विशेष तौर पर जो इसके न्यायाधीश हैं अमन, उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है सिर्फ इसीलिए ताकि इस मुकदमे को भी जल्द से जल्द बताया गया था कि जज नहीं बदलेंगे, पूरी सुनवाई होगी और अब सुनवाई जो आखिरकार पूरी हुई, कल फैसला आने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए। और आपको बता दें यूपी से ही आज की दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम देश में बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे हाथरस के निर्भया की। उत्तर प्रदेश की निर्भया को न्याय कब, बेटी फिर शिकार, कब निर्णायक प्रहार। उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो। क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे इस बर्ताव किया गया उससे। आप बताइए उसका क्या हो रहा है फिर? हैवानियत पर मृत्युदंड ही एकमात्र न्याय। हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को
शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। यूपी में गाड़ी पलटने से ही सुधरेंगे दरिंदे। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। बलात्कारियों पर बुलडोजर कब? हाथरस की निर्भया से जो हैवानियत हुई है उसने पूरे देश को अंदर तक हिला कर दिया। दरिंदों ने गैंगरेप के बाद जो बेरहमी दिखाई उसने न सिर्फ पूरे समाज को शर्मसार किया बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि अपराधियों, गैंगस्टर्स पर बुलडोजर चलाने वाली यूपी पुलिस बलात्कारियों पर कब बुलडोजर चलाएगी? बलात्कारियों के खिलाफ बुलडोजर कब? माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर इतराने वाली यूपी पुलिस क्या जवाब दे पाएगी कि यूपी में बलात्कारियों पर क्यों बुलडोजर नहीं चढ़ा पाई? क्यों हाथरस के दानव भरोसा करते रहे कि पुलिस गैंगरेप के बाद मामला भटकाने की कोशिश करेगी और पुलिस उनके भरोसे पर 100% खरी उतरी? और पहले हाथरस की निर्भया के पिता और भाई को सुनिए, आपका भी खून खौल उठेगा। जीभ काटा हुआ था और उनकी जो रीढ़ की ये हड्डियां हैं तीनों तोड़ दी गई, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा कम चल रही थी। बेटी ने उसमें बयान दिए हैं कि क्या कहते 4 आरोपी उन लड़की ने पहचान लिए। आरोपियों के बारे में बेटी बोल रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, पापा फांसी की सजा दिलवाना। योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन 4 आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ में ना हो। हाथरस की निर्भया ने 14 सितंबर से लगातार तड़पने के बाद आज दिल्ली में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को 4 दानवों ने हाथरस की निर्भया से गैंगरेप किया। गैंगरेप के दौरान ही उसकी जीभ काटने की कोशिश हुई ताकि वो गवाही ना दे सके। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश हुई ताकि वो अपने पैरों पर घर ना जा सके। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने की कोशिश हुई ताकि उसकी सांसों के साथ हर सबूत की कड़ी टूट जाए। हमारे यहाँ जो कन्विक्शन और देरी से जो प्रोसीजरल डिलेज होती हैं जजमेंट में, वो भी एक बड़ा कारण है। जबकि बहुत सारी सरकारों ने ये चेंज किया है कि रेप के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे, उसके बावजूद भी बहुत डिलेज होती है। मैं चाहूंगी कि ये डिलेज थोड़े कम हों और कन्विक्शन जल्दी हो। हाथरस के दानवों के बाद निर्भया से क्रूरता की शुरुआत यूपी पुलिस ने की। परिवार के मुताबिक हाथरस की निर्भया की हालत देखने के बाद भी पुलिस ने रेप की धाराओं में केस दर्ज करने की बजाय छेड़खानी का केस दर्ज किया। इसके बाद हत्या की कोशिश यानी कि 307 का केस दर्ज किया गया और 21 सितंबर को निर्भया के होश में आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई और 8 दिन बाद जाकर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ और इसके बाद गैंगरेप के आरोपी राक्षस गिरफ्तार किए गए। निर्भया ने आखिरी सांस लेने से पहले इच्छा जताई कि उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को फांसी होनी चाहिए। जी, उन्हें फांसी होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी बोला था कि मुझे इंसाफ दिला देना, मैं बचूंगी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि उन्हें फांसी हो। हम सभी चाहते हैं, हमारे समाज के सारे लोग जितने भी हैं, क्योंकि ये एक निर्भया कांड जैसा ही है पूरा। हर रोज कहीं न कहीं से घटना होती रहे। खासकर यूपी में तो इतना भयावह घटना हो रही है। बच्चियों को जिंदा जला देना, बच्चियों को घर में फूंक देना और 2 दिन 4 दिन मीडिया में चल के हल्ला हुल्ला होके फिर शांत हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आज भी हम 10 साल पीछे ही हैं। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ घटना हुई है, वो मुजरिम पकड़े गए हैं। तो यूपी सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले और 4 मुजरिम हैं उनको फांसी मिले। हाथरस की निर्भया को न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान हो चुका है। इससे आरोपियों को जल्द सजा मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन आपको बता दें, यूपी पुलिस के मुताबिक हाथरस गैंगरेप पीड़ित ने इस मामले में 3 अलग अलग बयान दिए।
जिससे घटना पर संदेह अब खड़ा हो गया है। आपको जानना चाहिए, यूपी पुलिस का पक्ष है। यूपी पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने 3 बार अलग अलग बयान दिए। 14 सितंबर पहला बयान, यह बयान कि आरोपी ने मारने की कोशिश की, गला दबाया, हत्या की कोशिश। उसमें हुआ यह कि SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो गया। तब गैंगरेप या रेप का जिक्र नहीं था, यह यूपी पुलिस कह रही है। फिर अगला बयान 22 सितंबर, दूसरा बयान, यह आरोप है कि यह लगाया गया आरोप की छेड़खानी की उन लोगों ने और छेड़खानी की धाराओं में फिर केस दर्ज किया गया। फिर अगला बयान 23 सितंबर, ये यूपी पुलिस कह रही है, अब हाथरस पुलिस। तीसरा बयान की पीड़ित ने 4 लोगों पर फिर गैंगरेप का आरोप लगाया। 14 सितंबर को यह मामला, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद बताया गया 23 सितंबर को कि गैंगरेप हुआ है। पीड़ित की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ। यूपी पुलिस ने कहा है। एक और बड़ी खबर यह भी है कि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। यह भी यूपी पुलिस की तरफ से अभी बताया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर एक तरीके से। हाथरस गैंगरेप मामले में यूपी पुलिस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। अलीगढ़ के IG पीयूष मोडिया ने कहा है कि अभी पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई नहीं है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी पुलिस ने कहा है कि 3 अलग अलग बयान दिए, नंबर 1, नंबर 2 कि अभी पीड़िता से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। यूपी पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने 3 बार अलग अलग बयान दिए। 14 सितंबर को पहला बयान, फिर उसके बाद अगला बयान 22, फिर 23 तारीख को जाकर गैंगरेप की बात सामने आई। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य है इस पे सामने नहीं आया था। उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब एग्जामिनेशन के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.